हाँ स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 7 और इसमें 7 नंबर जो चैप्टर है इसका नाम है कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी सिस्टम of particles and rotational motion। रोटेशनल मैंने शॉर्ट में लिखा है। इस चैप्टर की थ्योरी को, डेरिवेशंस को हमने 3 भाग में बांटा, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और वॉल्यूम थर्ड। तो 2 पार्ट में कर चुका हूं और तीसरे पार्ट में आज हम करने जा रहे हैं। इस तीसरे हेडिंग में हम आज पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे किसी आनत तल पर, आनत तल बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, तिरछा तल, जैसे पहाड़ का जो ढलान होता है इस तरीके से, उस पर कोई बॉडी लुढ़क रही हो, नीचे को लुढ़क रही हो, उसकी क्या कंडीशन होगी। और तीसरा हेडिंग पढ़ेंगे किसी बॉडी की घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल एनर्जी ऑफ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी, वो क्या होगी। तो इस तरह के हम टॉपिक इस तीसरे भाग में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हेडिंग है हमारा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। इसकी इंग्लिश हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। कोणीय संवेग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, और कोणीय वेग ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए पूरी इक्वेशन का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ये शॉर्ट में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू t। इसकी हिंदी हो गई t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो L का होगा dl अपॉन dt। I कांस्टेंट रहता है मोशन के दौरान, ओमेगा का डी ओमेगा अपॉन dt। I इंटू, और ओमेगा जो होता है ये हम जानते हैं अल्फा के बराबर होता है। डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू अल्फा के इक्वल होगी, कोणीय त्वरण के बराबर होगी। तो यहाँ आएगा अल्फा, और हम ये जब ही जानते हैं टो इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा टो। तो देखने में ये आया कि L कहलाएगा कोणीय संवेग, dl कहलाएगा कोणीय संवेग में परिवर्तन, और अपॉन में dt होगा, तो हो जाएगा कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, समय दर। ये कहलाती है कोणीय संवेग में परिवर्तन की समय दर। अब हम इससे आगे की बात ये पढ़ने जा रहे हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम।
कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ये क्या होता है और कहां कहां पर अप्लाई हो रहा है, दोनों बातें हम करेंगे। तो ये है क्या, इसे समझने के लिए इसकी हेल्प ले रहे हैं। इसमें अगर हम टो की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो यदि टो बराबर क्या हो 0, यदि का मतलब मान लें कि इतना अगर है, इसकी वैल्यू इतनी हम रख दें तो क्या होगा, तो dl/dt बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर हम टो की वैल्यू 0 रखें तो इसका मान 0 के बराबर हुआ। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो dl इक्वल टू 0। dl का अर्थ है कोणीय संवेग में परिवर्तन, और इसका अर्थ है कोणीय संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। dl बराबर 0, कोणीय संवेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या कहिए परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये चीज कांस्टेंट है, नियत है, तो L बराबर कांस्टेंट। ये बात देखने में ऐसी लगती है नॉर्मली, लेकिन ये हर कई जगह अप्लाई हो रही है, हम देख सकते हैं। तो अभी उदाहरण बताएंगे कहाँ कहाँ लग रहा है। फिलहाल इसका कथन क्या हुआ, इसके आधार पर इसका स्टेटमेंट क्या बना। यदि किसी पिंड पर, किसी निकाय पर बाह्य बलाघूर्ण 0 हो, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बलाघूर्ण कार्य ना करे, तो उसका कोणीय संवेग कांस्टेंट रहता है। ये इसका कथन हो गया। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे, तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ये कथन हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हमारे डेली लाइफ में ये कहां पर हम इसको देख सकते हैं। तो हम इसे देख सकते हैं कि अगर हम एक गेंद को एक धागे में बांध लें और उस गेंद की लंबाई है 1 मीटर, उस गेंद को हम घुमा रहे हैं, उस बॉल के जो चक्कर हैं, कोणीय वेग है, वो कोणीय वेग है 4 रेडियन पर सेकंड, और घुमाते घुमाते हम रस्सी की लंबाई को कम कर दें, छोटा कर दें, हमारे हाथ में भी इतनी रस्सी की लंबाई है, इसे आधा कर दें, तो गेंद के जो राउंड हैं वो बढ़ जाएंगे। धागे की लंबाई कम होते ही राउंड बढ़ जाएंगे। तो किसका नियम लगा यहाँ, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। क्यों, क्योंकि L बराबर क्या है, कांस्टेंट, और L जानते हैं हम किसके बराबर होता है, I इंटू ओमेगा के, तो वो भी हो गया कांस्टेंट। L बराबर कांस्टेंट, तो L की जगह सूत्र लगा दिया I इंटू ओमेगा बराबर कांस्टेंट। धागे की लंबाई कम करने पर जड़त्व आघूर्ण I घट जाएगा, क्योंकि I होता है mr²। तो धागे की लंबाई कम होने पर R घटेगा, R घटने से I घटेगा, और I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों की गुणा क्या रह रही है, कांस्टेंट।
इसके अतिरिक्त कोई मेज घूम रही है, सर्कुलर टेबल है, कोई घूम रही है, उस पर कोई व्यक्ति हाथ फैलाए खड़ा है और अगर वो अपने हाथ सिकोड़ लेता है ऐसे या ऐसे, तो हाथ सिकोड़ने पर प्रभावी लंबाई घटेगी और मेज की जो कोणीय चाल है वो बढ़ जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की चाल, वहां पर भी ये नियम लगता है। तो सूर्य के चारों ओर वो चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, बीच में क्या है, सन, और चारों ओर घूम रहे हैं ग्रह। पृथ्वी है, ये घूम रही है, तो इसकी कक्षा कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार है। केपलर ने अपने नियम में बताया है। अंडाकार कक्षा है, अंडाकार कक्षा होगी तो कभी पृथ्वी सूर्य से दूर होगी और कभी पृथ्वी सूर्य के पास होगी। ये तो जब अर्थ यहां से बिंदु इस पॉइंट से चलकर यहां आती है तो सूर्य से जो डिस्टेंस है पहले की तुलना में घट जाती है। डिस्टेंस घटने पर आई घट जाता है और आई घटने से ओमेगा बढ़ जाता है, तो पृथ्वी की कोणीय चाल यहां आके बढ़ जाती है, यहां आके ओमेगा बढ़ जाता है। तो यहां पर भी क्या नियम लग रहा है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लग रहा है। इसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा की ओर। किसी निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा, इंग्लिश क्या हो जाएगी, रोटेशनल मैग्नेटिक एनर्जी। इससे पहले हमने लेसन नंबर जो 6 पढ़ा है, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य, उसमें हमने गतिज ऊर्जा पढ़ी है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है, उसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने, हाफ mv²। तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब वस्तु स्थानांतरीय गति करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी। लेकिन अगर कोई वस्तु वहीं के वहीं घूमेगी, जैसे पंखे का घूमना, तो फिर उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो उसका फॉर्मूला होगा K = हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें K क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट में K के सफिक्स में ROT लिखा है। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए एक कोई बॉडी मान ली और ये बॉडी रोटेशनल एक्सिस पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। इस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उनके द्रव्यमान है m1, m2, m3 और घूर्णन अक्ष से उनकी दूरियां हैं r1, r2 और r3। ये कहलाती है घूर्णन अक्ष, इंग्लिश में कहते हैं रोटेशनल एक्सिस। घूर्णन गतिज ऊर्जा को डिफाइन कैसे करें, किसी निकाय या पिंड
के कणों की रेखीय गतिज ऊर्जाओं का योग उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कहलाता है। तो मैं इस फॉर्मूले को अगर एक कण के लिए सिद्ध करूं तो सरलता से कम पेज में हो जाएगा, कम जगह में हो जाएगा, कम पदों में हो जाएगा, और अगर पिंड के लिए करेंगे तो थोड़े पद ज्यादा आएंगे। तो देखते हैं, परिभाषा तो ये हो जाएगी, किसी निकाय या पिंड के कणों m1 m2 m3 कणों की रेखीय गतिज ऊर्जाओं के योग को उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि ये पिंड तो वहीं का वहीं घूमेगा, वो कर रहा है घूर्णन गति, लेकिन ये जो कण है ये सब वृत्तीय गति कर रहे हैं, ये स्थानांतरीय गति हो रही है। तो वृत्तीय गति में इनकी कौन सी ऊर्जा होगी? रेखीय गतिज ऊर्जा होगी। प्रथम कण के लिए, पहले कण के लिए उसकी रेखीय गतिज ऊर्जा होगी K1 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, m में 1 v में 1, 1/2 m1 और v होता है r इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इसमें 1। घूर्णन गति में कणों के कोणीय वेग और कोणीय त्वरण समान होते हैं, क्योंकि जब ये घूमेगा तो ये यहाँ से आगे 30 डिग्री जाएगा, तो ये और आगे 30, वो आगे 30, सब बराबर एंगल घूमेंगे। तो ओमेगा में 1 2 3 नहीं लगेगा। 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैं एक पार्टिकल के लिए करूं तो इतने की जगह आ जाएगा I, और सूत्र हो जाएगा K बराबर A1/2 I ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूले पूरे सिस्टम के लिए पूछे जाते हैं, निकाय के लिए, तो भारी काम नहीं है। इसी की नकल कर देंगे हम दूसरे कण के लिए। सेकंड कण के लिए K2 बराबर 1/2 m1 की जगह m2, r1 की जगह r2 और ओमेगा स्क्वायर। फिर से सुनेंगे, पहले कण m1 के लिए लिखा K बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1 1 लगा दिया सब में, m1 v को तोड़ दिया r इंटू ओमेगा, क्योंकि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा। ये हमने पढ़ा है लेसन नंबर 4 में। तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे कण के लिए लिखेंगे तो 1 1 की जगह 2 आ जाएगा। तीसरे कण के लिए लिखेंगे, तीसरे कण के लिए लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, K3 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, डॉट डॉट सो ऑन, डॉट डॉट सो ऑन, इसी प्रकार चलता रहेगा। पूरे निकाय के लिए, पूरे पिंड के लिए, तो इन तीनों स्टेप को हम जोड़ लेंगे, 1 2 और 3। संपूर्ण निकाय के लिए हो जाएगा K बराबर K1 प्लस K2 प्लस K3, जोड़ेंगे 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा। ये लास्ट का स्टेप अगर कट रहा हो तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इनमें से कॉमन आ रहा है ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ओमेगा स्क्वायर ले लिया कॉमन, 1/2
1/2 भी कॉमन है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1/2 ओमेगा स्क्वायर। और जो ये लाइन लिखी है ये पूरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है निकाय का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आई है और ये के सफिक्स में लग जाएगा ROT, रोट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला हो गया के ROT इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो किसी बॉडी, किसी पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा लिखनी है तो हम इससे लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमारा प्रूव्ड हो गया। अब एक नोट है, या नोट ना कह के उसे केस कह सकते हैं, कि अगर पंखा अपनी जगह घूम रहा है तो घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, लेकिन साइकिल जब चलती है तो उसका पहिया अपनी धुरी पर घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। तो लुढ़कते हुए पहिए में दो प्रकार की गतिज ऊर्जाएं होंगी। एक तो होगी घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस एक आगे जा रहा है तो एक होगी रेखीय गतिज ऊर्जा के LIN। इसका मतलब है लीनियर, रेखीय। इसका मतलब है रोटेशनल, घूर्णन। तो कोई पहिया जब लुढ़क रहा होगा सड़क पर तो उसमें दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होंगी, घूर्णन और रेखीय। घूर्णन का फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी भी पढ़ा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लीनियर का हमने पढ़ा है हाफ mv स्क्वायर। तो हम इस प्रकार से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जहां लुढ़कता हुआ पहिया होगा। तो हम यहां लिख दे रहे हैं लुढ़कते हुए पहिए के लिए, लुढ़कते हुए पहिए के लिए ये गतिज ऊर्जा होगी। आनत तल पर लुढ़कते पिंड की शर्त कंडीशन फॉर रोटेटिंग बॉडी एट इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है तिरछा तल, जैसे पहाड़ का जो चढ़ाई होती है वो, या पुल पर चढ़ते हैं वो, इस तरह की। तो किसी तिरछे तल पर या तो पहिया को हम अलग से चढ़ाते हों एक्स्ट्रा एनर्जी देकर, या ऊपर से नीचे की ओर वो लुढ़कता हो इस तरीके से। तो उसकी क्या कंडीशन है, कंडीशन में उसका त्वरण निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो इस हेडिंग में हम किसी तिरछे तल पर लुढ़कती हुई आ रही वस्तु का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्या होगा।
ये कोई इनक्लाइंड प्लेन है, तिरछा तल है, ये एंगल है थीटा, और इस पर कोई m द्रव्यमान, m मास की बॉडी लुढ़क रही है। इसकी जो रेडियस है वो r है और ये इधर को नीचे को लुढ़क रही है। जब ये बॉडी नीचे को लुढ़केगी तो फ्रिक्शन किधर को लगेगा, पीछे को, घर्षण बल पीछे को लगेगा। इसका जो भार होगा, वेट होगा, वो ऊर्ध्वाधर नीचे को लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसका भार इधर को लगेगा mg। इस पर जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इस तल के परपेंडिकुलर होगा, तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया। नॉर्मली रिएक्शन फोर्स को डॉट डॉट लाइन से पीछे हटाया तो ई एंगल अगर थीटा है तो ई एंगल भी हमारा थीटा बैठता है। mg के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो mg का इधर कंपोनेंट थीटा की तरफ आएगा, mg cos थीटा, और जस्ट इसके नॉर्मल इधर आएगा mg sin थीटा। mg के घटक, mg के कंपोनेंट लिखने पर ये लाभ हुआ, ये पता लगा कि जो बॉडी लुढ़क कर आ रही है उस पर नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है। तो इस पर फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और पीछे को रोक कौन रहा है, घर्षण बल F। खैर, तो नीचे को लुढ़क रही है बॉडी, तो इसका त्वरण नीचे की ओर होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये R किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को, वो हम लिख लेंगे R इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। जब ये लुढ़केगा तो लुढ़कते समय बॉडी पर एक टॉर्क लगता है, तो टॉर्क क्या होगा, टो इक्वल टू F इंटू R। F तो लगेगा ये फ्रैक्शनल फोर्स स्मॉल f, और R जो होगा वो इसकी ये रेडियस कैपिटल R मान ली, वो ये होगी। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पदों में टॉर्क लिखते हैं टो इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये फोर्स के पदों में है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पदों में है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, तो हम ये दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करने पे क्या होगा, F इंटू आर इक्वल टू आई इंटू एल्फा, और F इक्वल टू आई को लिख सकते हैं m के स्क्वायर, तो आई की जगह m के स्क्वायर इंटू, और एल्फा और ए में रिलेशन होता है ए इक्वल टू आर इंटू एल्फा, तो यहां से एल्फा की वैल्यू हो गई ए अपॉन आर, एक आर ही अपॉन में जाएगा। एक बार अपनी बात को हम रिपीट कर रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो घूर्णन अक्ष हो जाएगा इस पहिए का केंद्र और दूरी हो जाएगी यहां से यहां तक। जड़त्व आघूर्ण के पदों में टो बराबर आई इंटू एल्फा, ये हमने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन कराया है। इन दोनों को कर देंगे बराबर, बराबर किया, एफ निकालेंगे तो आर चला जाएगा अपॉन में, आर अपॉन में गया, आई और एल्फा के इन फॉर्मूले से मान लगा दिए, आई की जगह एम के स्क्वायर, एल्फा की जगह ए अपॉन आर, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एम के स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू हो गई। घर्षण बल, फ्रैक्शनल फोर्स,
इस कंडीशन में हमको फॉर्मूला निकालना है किसका, ए का। ए इक्वल टू इस तरीके का फॉर्मूला आएगा, जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस लुढ़कती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन का ये रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। तो अब हम इतना लिखने के बाद इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। वो क्या होगी, देखिए मोशन नीचे को हो रही है तो ये पहले लिखा जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ये लिखा गया है एफ इक्वल टू एम ए से। ये जो एफ है, अगर बॉडी पर एक से ज्यादा बल लगे हों तो उन बलों का टोटल लगाते हैं। तो इस पर बल एक लग रहा था नीचे को, एक लग रहा था अपोजिट होने के कारण हमने उसे इसमें से घटा दिया और बराबर एम ए। यहां से एम जी साइन थीटा इक्वल टू, ये माइनस का एफ उधर गया तो एम ए और प्लस का एफ हो गया, एम ए प्लस स्मॉल एफ की वैल्यू यहां से उठा दी तो यहां से आएगी एम के स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो के आया है वो कहलाता है घूर्णन त्रिज्या। इसका क्या कॉन्सेप्ट है अभी हम बताएंगे अलग से। इधर आ गया एम जी साइन थीटा, राइट हैंड साइड से कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो आ रहा है एम और एक आ रहा है ए, तो कॉमन लिया एम ए, अंदर बचेगा इसकी जगह पर एक और इधर से बचेगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इधर आएगा एम जी साइन थीटा, एम से एम कट जाएगा तो इधर क्या बचता है जी साइन थीटा, और ये ब्रैकेट है ये अपॉन में आएगी, ये ब्रैकेट इधर लाएंगे तो ये पूरी की पूरी अपॉन में आएगी। तो इधर क्या आएगा जी साइन थीटा अपॉन ये, फिर क्या रह जाएगा ए। तो हमने ए को इधर लिख दिया, ये कायदे में ऐसा होगा जी साइन थीटा अपॉन, ये नीचे आएगा 1 प्लस बराबर ए, या हम लिख सकते हैं ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो कोई बॉडी अगर तिरछे तल पर लुढ़क रही है तो उसका जो त्वरण होगा वो वेरी करेगा, बदलेगा इस ढलान के कोण के अनुसार। ज्यादा कोण होगा तो त्वरण ज्यादा होगा, कम कोण होगा, कम ढलान होगी तो त्वरण भी कम होगा। ज्यादा ढलान पर पहिया तेज लुढ़केगा, कम ढलान पर पहिया धीरे लुढ़केगा। ये इस रिलेशन को बता रहा है। अब हम इसकी बात कर लें कि आखिर क्या होती है, और उससे पहले एक इसमें कोई एग्जाम्पल लेकर देख लें कि उसके लिए क्या आता है। आनत तल पर ठोस गोला लुढ़क रहा हो। अगर आनत तल पर ठोस गोला लुढ़क रहा हो तो हमारा ये फॉर्मूला किस रूप में बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि ठोस गोला कोई आनत तल पर लुढ़क रहा है तो उसके लिए त्वरण की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 m r स्क्वायर। इधर आई
इसे घूर्णक त्रिज्या के पदों में लिखेंगे, आई की जगह एम के स्क्वायर 2/5 mr²। ठोस गोले के जड़त्व आघूर्ण का ये फॉर्मूला है। आई की जगह हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया तो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल टू बचा 2/5। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम ये लगा सकते हैं, तो ए की वैल्यू हो जाएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2/5। पाँच एकम 5 और 2 7, 7/5 हो जाएगा ये जी साइन थीटा 7/5। 5 कहाँ पहुंचा ऊपर, 5 जी साइन थीटा अपॉन 7। तो ठोस गोला अगर कोई ढालू तल पर लुढ़क रहा होगा तो उसका त्वरण ये होता है। अगर केवल कोण दे दिया जाए कि 30 डिग्री के आनत तल पर एक ठोस गोला लुढ़क रहा है, उसका त्वरण बताओ, तो न गोले के द्रव्यमान की आवश्यकता है, न गोले की त्रिज्या की आवश्यकता है, केवल थीटा का मान लगाकर हम त्वरण की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ रहे हैं विभिन्न नियमित आकृतियों के जड़त्व आघूर्ण के सूत्र। नंबर 1, पतली छड़। कोई पतली छड़ है, स्टिक है, जैसे यही है, तो इसको बीच में सेंटर पर छेद करके यहां बीच में और इसे घुमाया जाए इस प्रकार से, तो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, वो लिख रहे हैं। ये कोई पतली छड़ है, बीच में इसका सेंटर है यहाँ, ये यहां पर छेद करके यहां घुमाई जा सकती है। लंबाई क्या है L, तो इसका जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होगा I इक्वल टू ml² अपॉन 12। डिस्क या हिंदी में कहते हैं चकती, जैसे सिक्का होता है, जो सिक्का होता है उसे विभिन्न अलग अलग तरीके से घुमाने की संभावना है। फिलहाल वो केंद्र पर इस तरीके से घूम रहा है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण, उसकी रेडियस क्या है r, द्रव्यमान क्या है m, तो जड़त्व आघूर्ण होगा 1/2 mr²। कोई तार का छल्ला है, घेरा जिसे बोलते हैं बलय, इसकी भी रेडियस r है, इसका जड़त्व आघूर्ण होगा I इक्वल टू mr²। खोखला गोला, गोला है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, ये घूर्णन अक्ष है, इसका जड़त्व आघूर्ण होगा 2/3 mr²।
ठोस गोला, इसका जड़त्व गुण ये ठोस है। इसकी रेडियस r है, इसका जड़त्व गुण होगा 2/5 mr²। m इसका द्रव्यमान है, r इसकी रेडियस है। इस प्रकार कुछ अन्य आकृतियों के भी जड़त्व गुण हम लिख सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल होंगे जिनमें नियमित आकृतियों के नाम आएंगे, तो उनके जड़त्व गुण फिर हम यही बताएंगे। और इसमें एक हमारा जो घूर्णन त्रिज्या होती है वो उसे बता दें हम। एक हमने अभी जिक्र किया था के घूर्णन त्रिज्या, वो क्या होती है? इन आकृतियों की तो घूर्णन त्रिज्या यही है r, क्योंकि ये नियमित है, चारों ओर से गोलाई बराबर है। इंग्लिश में कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। जरा समझिए है क्या, कोई बॉडी अनियमित शेप में है, टेढ़ी मेढ़ी है इस प्रकार से, और वो यहां पर घूर्णन अक्ष पर इस पॉइंट पर घूम रही है, तो उसमें कहीं तो r इतना है, कहीं r कम है, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उसमें सभी तरफ से डिस्टेंस को लेकर r1, r2, r3 अलग अलग डिस्टेंस को मापकर उनका एवरेज लिया जाता है। कैसे? k बराबर √r1² प्लस r2² r3² डॉट डॉट अपॉन n। जो अलग अलग डिस्टेंस थी उनका स्क्वायर करके एवरेज ले लिया और फिर उसका रूट ले लिया, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो पूरे पिंड की एक एवरेज रेडियस आ जाएगी, उसी को कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। तो अगर इस बॉडी के द्रव्यमान की इस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमको इस बॉडी का जड़त्व आघूर्ण मिल जाता है, तो ये डिस्टेंस कहलाती है घूर्णन त्रिज्या। आज का काम इतना ही, शेष कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।